नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे खटीमा की। खटीमा से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शारदा जल विद्युत परियोजना का औचक निरीक्षण किया। नेपाल बॉर्डर के पास लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। बता दें कि बढ़ती गर्मी के साथ उत्तराखंड में बिजली की डिमांड काफी बढ़ती जाती है। इसकी वजह से 24 घंटे बिजली आपूर्ति में समस्याएं आती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उत्तराखंड की 2 गैस आधारित पावर प्लांट बंद हैं, जिसे फिर से चालू करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही दोनों प्लांट में दोबारा से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा। इन दोनों प्लांट से उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली मिलेगी। बैठक के बाद सीएम धामी मीडिया से मुखातिब हुए। तो शारदा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे खटीमा। औचक निरीक्षण उन्होंने पहुंचकर यहां पर किया। दरअसल नेपाल सीमा पर जल विद्युत परियोजना जो है वो बनाई गई है और इसमें सबसे अहम चीज है कि इस परियोजना की अगर हम बात कर ले, जल विद्युत परियोजना, इसका निरीक्षण करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। और असर देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का असर जो है वो भी इस परियोजना पर देखने को मिल रहा है। 2 प्लांट दरअसल बंद पड़े हैं। वहीं नकल विरोधी कानून पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। हमारा मकसद केवल एक ही है कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये संगठित रूप से अपराध किया है, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उन्होंने लूट करी है, जिन्होंने डकैती करी है और जो भी इस अपराध में संलिप्त है, वह किसी कीमत पर भी नहीं बचने चाहिए। उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने तय किया है कि यह जांच हाईकोर्ट के माननीय जज, माननीय न्यायाधीश की जो है देखरेख में हो। हमारी तरफ से पत्र भेज दिया गया है जिससे कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और कोई भी जो है जिसकी संलिप्तता हो वो किसी कीमत पर भी न बचे। वहीं G20 बैठक पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आए वो भी सुनाते हैं आपको। नहीं, पहले हमको 2 बैठकें मिली हुई थी और 2 बैठकों के बाद उत्तराखंड के अंदर तीसरी बैठक भी हमको मार्च के माह में मिली है। ये हमारे लिए बहुत, मैं कहूँ, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय विदेश मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको एक और अवसर दिया है और ये रामनगर में ये बैठक होगी और इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड का जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का परिवेश है, यहाँ के हमारे परंपरागत रूप से होने वाली कृषि है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जिम कार्बेट है और सभी चीजें हमारी जो निश्चित रूप से वो ग्लोबल होंगी, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगी और उत्तराखंड को लोग समझेंगे। उत्तराखंड की तरक्की के लिए भी ये एक बड़ा पायदान होगा। वहीं नगर पालिका के बहुगुणा नगर, अपर बाजार और सुभाष नगर में भू धसाव की समस्या को लेकर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों का सर्वेक्षण दल कर्णप्रयाग पहुंचा। दल ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण टीम भू धसाव कारणों का गहन अध्ययन करने के बाद जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसमें भू धसाव समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जा सके। कुछ जगहों पे सब्सिडेंस है और कुछ घरों में दरारें वगैरह हैं, तो उसी के संबंध में विभिन्न संस्थानों की एक टीम गठित की गई है शासन के स्तर से और आज हम लोग आए हैं। कल और परसों यहाँ पर सर्वे करना है। आज थोड़ा इलाका हमने बहुगुणा नगर का देखा है, तो कुछ घर जो देखे गए वो काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। कुछ घरों को लोगों ने छोड़ दिया है। तो प्रॉब्लम है, किस कारण क्या है उसकी विवेचना करेंगे जो भी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपदा प्रबंधन को लेकर के उन्होंने एक टीम कर्णप्रयाग के लिए भी बनाई है और आज वो टीम यहाँ पर आई है। अब लोग आज बहुगुणा नगर में स्थिति देखी है, कल भी ये टीम यहीं रहेगी और कल अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ हैं कर्णप्रयाग के अंदर, वो सब कल देख करके फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी।
तो देखिए भू धसाव की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आपको याद होगा इसकी शुरुआत किस तरह से जोशीमठ से हुई थी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी देते हैं इससे जुड़ी हुई कि जोशीमठ में किस तरह से आखिर भू धसाव जो है वो शुरू हुआ था। भू धसाव प्रभावित परिवारों का स्थायी पुनर्वास करने की बात जो है वो कही गई है सरकार की ओर से। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुनर्वास के लिए भूमि का चयन जो है वो कर लिया गया है। हालांकि एक बड़ी समस्या ये भी है कि आखिर कितने परिवारों का दोबारा से पुनर्वास किया जाएगा। गौचर और जोशीमठ के बीच इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। वो परिवार जो यहाँ पर इस आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, वो घर जिनकी दीवारें दरकने लगी हैं, उन्हें फिर से पुनर्वास किया जाएगा। 40 से 50 हेक्टेयर भूमि इसके लिए चयनित की गई है। लेकिन इसके साथ ही समस्या ये भी आ रही है कि क्या वहां पर वो लोग एक बार फिर से अपना नया शहर बसा पाएंगे। शासन ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि एक नई टिहरी जिस तरह से बसाई गई थी ऐसी एक नया जोशीमठ बनाया जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? हमारे साथ सहयोगी पुष्कर सिंह जुड़ रहे हैं। पुष्कर, देखिए मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि एक नया जोशीमठ बसाएंगे, लेकिन सिर्फ जोशीमठ तक समस्या सीमित नहीं रही। अब कर्णप्रयाग में भी देखिए टीम पहुंची है। अब ऐसे में कौन कौन सा शहर नया बसाया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये समस्या पूरे उत्तराखंड में फैल रही है। देखिए चारुल, आपने सही, पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से विकास हो रहा है या ऑल ओवर रोडों की कटिंग हो रही है या रेलवे लाइन बन रही है, जो पहाड़ी इलाके हैं या पहाड़ी जनपद हैं, भू धसाव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि जनपद चमोली की दो जगह ऐसी स्थिति है कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग की अगर आपने बात करूं चारों, तो कर्णप्रयाग में जो वाडिया इंस्टीट्यूट और IIT रुड़की की टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और वो स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि 28 घरों में यहाँ पे दरारें आ चुकी हैं और 28 के 28 परिवार जो है इस इलाके को छोड़ के जा चुके हैं। यानी सुभाष नगर का जो आधा एरिया है वो खाली हो चुका है, लेकिन शासन ने इनको जो है JNVN हो, चाहे आपका मंदिर समिति हो या नगर पालिका के जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रहने की इनकी व्यवस्था की है। हालांकि कब तक इनको आशियाना मिलेगा, जिस तरह से आपने बात करी कि भूमि का चयन जरूर कर दिया गया है। जोशीमठ की अगर मैं बात करूं तो ढाक में जो है फैब्रिकेटेड मकान जो है यहाँ पे तैयार हो गए हैं। हालांकि कर्णप्रयाग वाला इलाका दूसरा इलाका हो जाता है। यहाँ पर अभी कुछ ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि इनको घर बना के दिए जाएंगे या इनको मुआवजा की राशि अभी नहीं मिल पाई, लेकिन 28 परिवारों को कर्णप्रयाग का जो इलाका है यहाँ पे भू धसाव की स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अपने घरों को छोड़ के जो है किराए पे रहने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन यहाँ पे जरूर पहुंचा है। वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम यहाँ पे आई है, रुड़की टीमें यहाँ पे आई हैं। जिन लोगों ने जो जोशीमठ का सर्वे किया था वो भी यहाँ पे पहुंची नहीं है और यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। कल उन्होंने सुभाष नगर का दायरा किया, उसके बाद जो है अपर बाजार पे जाएंगे, क्योंकि अपर बाजार बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे भी भू धसाव की स्थिति जो है कर्णप्रयाग में देखने को मिली है। हालांकि कब इनका पुनर्वास होगा या कब इनको स्थायी निवास मिलेगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जोशीमठ की अगर मैं बात करूं चारों, तो जोशीमठ को लेकर जो है प्रशासन पूरी अपनी तैयारियां कर चुका है। फैब्रिकेटेड जो मकान बनने थे वो बन चुके हैं। ढाक में अगर ढाक तपोवन की मैं बात करूं तो ढाक में जो बन चुके हैं 50 से अधिक मकान यहाँ पे बना दिए गए। कि हैंडओवर कब होंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भू धसाव को लेकर चाहे आप जनपद चमोली की बात कर लीजिए, आप रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए, या टिहरी या उत्तरकाशी जहाँ रेलवे ट्रैक बन रहे हों, या NH58 जो नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ है या चाहे केदारनाथ है, तमाम सारे जिन लोगों के मकाने या गांव जो लोग सड़क के किनारे हैं, यहाँ पे लगातार जो भू धसाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जागरूक तो है ही। जोशीमठ की जब आपदा आई उसके बाद जो है सभी इलाकों का जो है निरीक्षण जो है स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमेटी बनाई गई, कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है शासन को भेजेगी, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। पुष्कर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए हाल ही में हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से हरिद्वार में कहा जा रहा है कि जो टनल बनाने की बात हो रही है, वहां पर भी देखिए साधु संतों ने विरोध किया है, वहां के जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी विरोध किया है। अब एक तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम प्राकृतिक विनाश भी देख रहे हैं। ऐसे में सरकार किसे तवज्जो दे, ये एक बड़ी समस्या है। आप विकास भी चाहते हैं लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हैं कि विनाश हो, जबकि प्रकृति साफ तौर पर दिखा रही है कि अगर विकास हुआ तो विनाश भी आपको झेलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए चलो, आपने सही कहा कि यदि विकास आपको चाहिए तो विकास के साथ साथ विनाश की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि पृथ्वी को जो धरती को जो अपना संतुलन बनाना होता है, क्योंकि पेड़ काटे जाएंगे या आपके जो चट्टानें काटी जाएंगी लगातार जो है, यदि आप टनल बनाने का विरोध जो है साधु संतों ने भी किया था। जो उमा भारती थी वो लगातार जो है, जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी विरोध किया था जोशीमठ को लेकर, क्योंकि अब लगातार जो है जब विकास होगा तो विकास के साथ साथ तो जरूर जो विनाश की जो प्रक्रिया होती है वो भी स्वतः होगी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो शासन को
बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है पुष्कर, अब वक्त आ गया है कि सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर विनाश को चुनेंगे या फिर विकास को, क्योंकि आम जनता की जिंदगी से सीधी प्रभावित हो रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर स्वाति नेगी को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। डीएसए मैदान में भगवा झंडा लहराने का मामला आपको याद होगा, स्वाति का वीडियो इस पर वायरल हुआ था। नैनीताल के डीएसए मैदान में भगवा झंडा फहराया गया था। कोर्ट ने मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की है। स्वाति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर टिप्पणी की। आईपीसी की धारा 153A और 295A आखिर क्यों लगाया गया, किस आधार पर स्वाति नेगी पर ये धाराएं लगाई गई हैं, ये सख्त सवाल जो है वो किए गए। और अब बात करते हैं होली के त्योहार की। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के नेतृत्व में होली मिलन फागोत्सव का आयोजन ऋषिकुल मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें सभी शहर वासियों को आमंत्रित किया गया। और इस होली मिलन समारोह में बुजुर्ग, युवा, बच्चे और खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फागोत्सव की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। कार्यक्रम में बच्चों और अन्य कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। हजारों की संख्या में लोगों ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। होली का यह पर्व, रंगों का यह पर्व, जो सामाजिक समरसता का पर्व है, आज यहाँ हम लोग हर साल पर्व को मनाते हैं। कोविड के कारण पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि हम 2, 3, 4 कार्यक्रम करने थे। आज हमने पुणे यहाँ सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें हिंदू भी हैं तो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। और मुस्लिम महिलाओं ने खुद होली का तिलक लगवा कर और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को कहा कि हम भी सेलिब्रेट करेंगे। तो एक बड़े भव्य स्तर पर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन हकीकत कुछ और है। हरिद्वार में जहां ज्वालापुर स्थित कस्बा बान नाले में पशुओं के कटान के अवशेष गिर रहे हैं, जबकि इलाके में पशुओं का कटान प्रतिबंधित है, बावजूद इसके रोजाना इन अवशेषों को गंगा में बहाया जाता है। यूं तो हर महीने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक आयोजित होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते हर महीने आयोजित होने वाली ये बैठक 3 महीने के बाद आयोजित हुई। बैठक में मामला उठने पर जिलाधिकारी ने नगर निगम को लताड़ लगाते हुए एसडीएम को इसकी जांच सौंपी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। समिति की बैठक हुई थी और उसमें सभी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिसके कमेटी के मेंबर हैं वो उपस्थित थे, साथ ही साथ जो नामित सदस्य थे वो भी थे। तो कई इश्यूज़ पर चर्चा हुई। इसमें कसामान नाले को लेकर अक्सर शिकायत रहती है कि वहाँ कभी कभी ब्लड भी दिखता है, तो आज इस पर काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इसका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और जो लोग इस गतिविधियों में हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और किसी भी प्रकार की स्लॉटरिंग उस क्षेत्र में नहीं होने दी जाएगी। आज जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक थी, काफ़ी दिनों बाद हुई, आप 3 माह के बाद हुई है, वर्ष हर महीने होनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा था कि ज्वालापुर कस्साबान नाले में ब्लड आता है, अवशेष आते हैं पशुओं के, तो उसको लेकर के आज नगर निगम जो बार बार जो है बहानाबाजी कर रहा था, उसको लेकर के अब एसडीएम को ये कार्य सौंपा है और उन्हें 3 दिन का आदेश दिया है कि भी 3 दिन में इसकी रिपोर्ट दें और उन पर भारी जुर्माना किया जाए, मुकदमा कराया जाएगा। अवैध कटान होता है एक्चुअल में कस्साबान नाले पर ज्वालापुर पे, वहाँ पर दुकान बनी हुई है, जबकि नगर निगम द्वारा उनको कोई परमिशन नहीं है। उन्होंने स्वयं नगर निगम ने कहा है कि हमने किसी को कोई लाइसेंस नहीं जारी किया, उसके बावजूद ही वहाँ अवैध दुकानें हैं मांस की। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए सबसे अहम चीज है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है काम को करने की, वो ही अगर लापरवाह बन जाएंगे तो आखिर कैसे काम चलेगा। अधिकारी खुद जिन्हें हर महीने मीटिंग लेनी है वो 3 महीने में एक बार मीटिंग ले रहे हैं। ऐसे में जो लापरवाही करने वाले हैं वो लापरवाही करेंगे, जिन्हें घोटाला करना है वो घोटाले भी करेंगे, क्योंकि अधिकारी खुद लापरवाह हैं।
निश्चित तौर पर चारुल आपको बता दें, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार हर साल लाखों करोड़ों खर्च करती है। बावजूद इसके तमाम देखा जा सकता है कि हरिद्वार से गुजरती हुई गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है। हालांकि जिस तरह से गंगा संरक्षण के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी का काम होता है कि हर माह एक बैठक ली जाए, लेकिन कई कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ पर बैठक नहीं ली जाती है। इसी को लेकर जिला अधिकारी द्वारा एक तत्काल बैठक बुलाई गई है और जिस तरह से हम बीते दिनों से लगातार देख रहे हैं कि ज्वालापुर क्षेत्र में जो मांसाहारी दुकानें हैं उनसे जो जानवरों के विशेष है वो लगातार गंगा में बहाए जा रहे हैं, यानी जो जानवरों का ब्लड है वो पूरी तरीके से गंगा को प्रदूषित कर रहा है। इसको लेकर कई वीडियो भी वायरल हुई है। इसी को देखते हुए अब जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, देश भर का ही आस्था का केंद्र, यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में इस तरह का जो काम कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जहां से ये लगातार सूचना मिल रही थी वहां पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चारुल। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। अल्मोड़ा की नवनियुक्त एसएसपी रचिता जुयाल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त एसएसपी रचिता जुयाल ने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने, क्राइम पर कंट्रोल और तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही महिला अपराधों की रोकथाम के लिए भी काम किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शहर में ट्रैफिक को लेकर कुछ समस्याएं उनके संज्ञान में आई हैं और उसके लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में होली का त्योहार करीब आते ही अवैध शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध शराब का काला कारोबार करते हैं और इसी को देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग होली से पहले अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, जिससे कि अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं और साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। और होली के पहले एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है, तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो है पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। अलग से टीमें बनाई जाएंगी और निश्चित तौर से, और अपराध निरोधक क्षेत्र की हमारे यहाँ लक्सर में, रुड़की में और हरिद्वार में टीमें बनेंगी। जनपदीय एनफोर्समेंट की टीमें भी संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो उस पर विशेष फोकस है कि जो पथरी नाले के आसपास के इलाके हैं, जो काफ़ी प्रभावित रहता है, हरिद्वार का क्षेत्र है, लक्सर का खानपुर का इलाका है और लक्सर का सिदड़ू का इलाका है, डेरा कलाल का इलाका है, प्रतापपुर का इलाका है और रायगढ़ी के पास जो बाणगंगा का इलाका है, इस इलाकों में हमारा विशेष फोकस रहेगा। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, जैसे ही होली का त्योहार आता है अवैध शराब माफिया जो हैं वो शराब का कारोबार करने लगते हैं। अब ऐसे में किस तरह से जिला प्रशासन इन्हें रोकेगा? देखिए, होली का त्योहार नजदीक आते ही जो शराब माफिया होते हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। इसी की वजह से इस बार जो आबकारी विभाग ने एक विशेष टीम तैयार की है, क्योंकि हमने देखा है कि कच्ची शराब हो या फिर अवैध तरीके से जो शराब बिकती है उससे सैकड़ों लोगों की बीते दिनों जान भी जा चुकी है। इसी को देखते हुए तमाम जो आबकारी विभाग की टीम है वो लगातार क्षेत्र में घूम रही है। हालांकि शराब जो माफिया है उन पर नकेल कसने का काम कर रही है। हालांकि आबकारी जो अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवैध शराब बिल्कुल भी बिकने नहीं देंगे। अगर कच्ची शराब भी कोई बेचता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि होली से पहले तमाम जो तैयारी में आबकारी विभाग है वो पूरी तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कच्ची शराब बिकने की सूचना आती है। यही वजह है कि अब त्योहार है तो ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।